हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वाजराम एंड रवि के साप्ताहिक सारांश में, जहां पर हम करंट अफेयर्स को साप्ताहिक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो डीलिमिटेशन से रिलेटेड है और यहाँ पर सरकार का एक प्रस्ताव आया है कि लोकसभा में जो सीटें हैं जो कि इस वक्त 543 हैं उन्हें बढ़ा के ऑलमोस्ट 1.5 गुना 816 कर दिया जाए। शायद इससे जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, उनकी जो चिंता रही है पिछले कुछ सालों से कि अगर डीलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे हुआ आने वाले सालों में तो इनको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन जो है कम मिलेगा, और जबकि नॉर्थ के स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये प्रस्ताव जो है रखा गया है। तो अब इसको हम समझना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार डीलिमिटेशन क्या है। तो अगर हम डीलिमिटेशन बात करें, जिसको हम परिसीमन भी कहते हैं, इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनको फिर से डिसाइड करना, उनको फिर से पुनः निर्धारण करना कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये बाउंड्री है, इतनी जगह इंक्लूड होनी चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे उसे फिर से डिसाइड करना। अगर अभी की हम डीलिमिटेशन की बात करें तो 1971 की जो जनगणना हुई थी, 1971 की जो सेंसस थी, उसके बेसिस पे हमारी जो सीटें हैं लोकसभा में वो आज तक फ्रीज है 2026 तक। जब ये हुआ था 42 सेकेंड अमेंडमेंट के तहत तो इसे 2001 तक के लिए किया गया था। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। किस लिए लाया गया? ताकि ये जो फ्रीज है 2001 से 2026 तक बढ़ाया जा सके। क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे पहला तो 42nd अमेंडमेंट था, दूसरा कौन सा था जिसने फ्रीज जो है 2026 तक बढ़ाया? अब 2026 जब यहाँ पर हम फिर से जनगणना देखने वाले हैं, जो 2021 में जनगणना होने वाली थी वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई, और अब एक्सपेक्टेड है कि वो इस साल जनगणना, जो कि देश की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है, वो कंप्लीट होगी। उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाएगा। अब डिलिमिटेशन होगा तो उसके बेसिस पे जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बनती है। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे बनती है तो जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको शायद ज़्यादा सीटें मिले। सो इस बात का डर सदर्न स्टेट्स को हमेशा से था कि उन्होंने जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उसका उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा और उनका रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा में कम होगा। इसलिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा है कि ये जो 543 सीटें हैं उन्हें बढ़ा के हम 816 सीटें कर दें। इससे दो फायदे होंगे कि रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ जो हमने विमेंस रिजर्वेशन की बात की है 33% देने की, हम इसमें वो भी अकोमोडेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर सीट्स की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में कि अगर उत्तर प्रदेश है, अब उसमें 120 सीटें लाने की बात की जा रही है, राजस्थान 38 सीटें, मध्य प्रदेश 44 सीट्स, 72 महाराष्ट्र के लिए, 38 अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए, 59 तमिलनाडु। अब यहाँ पे अगर हम ये नंबर्स देखें तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को 120 किया जा रहा है, दैट मीन्स +40। यहीं पे महाराष्ट्र की सीटों को देखें तो 48 को 72 किया जा रहा है, मतलब 24 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो आपको लगेगा ये सीटें तो सबकी अलग अलग बढ़ रही हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रपोर्शन है इंक्रीज का वो लगभग 50% के बराबर रखा गया है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो सीटें खो रहा है या फिर इस प्रपोर्शन में उनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। सिर्फ छोटे राज्य ऐसे हैं जिनका प्रपोर्शन इससे कई ज्यादा है, जहां पे 100% तक हमने लाभ जो है छोटे राज्यों को मिलते हुए देखा है। जैसे कि अगर आप सिक्किम की बात करें तो पहले यहाँ पे 1 सीट थी, प्रस्तावित है कि 2 हो जाए, तो यहाँ पे इंक्रीज जो है, जो लाभ मिल रहा है वो 100% का हो जा रहा है। अब ये प्रस्ताव लाया क्यों गया है, इससे लाभ क्या मिलने वाला है? सबसे पहला लाभ जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो प्रतिनिधित्व है, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं वो बेहतर हो पाएगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो पाएगा। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण की, वो
वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट के द्वारा हम फाइनली डिलीवर कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एमपी पॉपुलेशन रेशियो देखें या एमपी पॉपुलेशन कॉन्टैक्ट देखें तो भारत का स्तर इसमें सबसे खराब है। तो यहाँ पे उस चीज में भी हमें सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सीट्स जब यहाँ बढ़ेंगी तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा कि और भी नए नेता और ऊर्जा और लोग जो हैं उनको अवसर मिले, क्योंकि लिमिटेड सीट्स की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपटीशन को भी कम करने का ये एक प्रस्ताव है। परंतु इसके साथ ही साथ कंसर्न्स भी बहुत सारे हैं, चिंताएं भी बहुत सारी हैं, क्योंकि अगर हम 543 को 816 तो कर देंगे, बट यहाँ पे जो उत्तर दक्षिण का विभाजन हमेशा से रहा है, जिसके बारे में बात रही है, जिसके बारे में विवाद रहा है, चाहे वो भाषा को लेके हो, चाहे वो लोकसभा सीटों को लेके हो, वो भी फिर से इसमें बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करें, संघीय संतुलन जो है वो इसकी वजह से बिगड़ सकता है। और साथ ही साथ हिंदी पट्टी का जो प्रभुत्व है, स्पेशली हम लोकसभा इलेक्शंस पे जो देखें, वो पहले से है जब इनकी सीट्स यहाँ पे इससे कम पहले होती थी, अब ये जब बढ़ जाएगा तो इसका इम्पैक्ट जो है स्पेशली सेंटर पे और ज़्यादा हमें दिखेगा। साथ ही साथ हमें ये ज़रूर याद रखना है कि सीट्स जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में नहीं है, संसद की जो पूरी कार्य प्रणाली है वहाँ पे क्या क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, ऑपरेशंस जो हैं वो भी बढ़ेगा, और वो इम्पैक्ट भी मैनेज करना ज़रूरी है। तो इस मुद्दे पर प्रस्ताव आ गया है, आगे इसमें क्या होता है अभी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी आनी चाहिए डीलिमिटेशन से पहले या फिर नहीं? मुझे यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके पॉइंटर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बाकी आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ भी मिलेगा पिन्ड कमेंट में, जिसमें आप ये पूरे नोट्स जो हैं इन डिटेल पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक जो आया है 2026 का। और ये जो विधेयक आया है इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम अपनी इकोनॉमी की ईज ऑफ डूइंग की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इस विधेयक की बात करें तो क्या विधेयक है? कॉर्पोरेट कानून संशोधन अमेंडमेंट जिसको हम कहते हैं। और इस विधेयक से कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस लाए जाएंगे, और साथ ही साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का उसमें भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। अब ये अमेंडमेंट्स किए क्यों जा रहे हैं? पहला रीजन मैंने बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको इन्हांस करना है। हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है एक ऐसा पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि आने वाले समय में वो इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी। उसी से इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड होते हैं और उसी से ग्रोथ डिसाइड होती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, हमारी रैंकिंग बेहतर करने के लिए लाया जा रहा है। साथ ही साथ इसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि डीक्रिमिनलाइजेशन किया जाए। इसका मतलब कि जो भी कॉर्पोरेट माइनर ऑफेंसेस हैं उनको फीस एंड फाइन्स के थ्रू मैनेज किया जाए रादर देन जेल टाइम, ताकि इन माइनर ऑफेंसेस से हमारे जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो डिटर अवे ना करें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, ताकि आने वाले समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन आ रही है, उनके हिसाब से हमारा बिजनेस इकोसिस्टम, इनोवेशन इकोसिस्टम और साथ ही साथ पूरी इकोनॉमी का जो इकोसिस्टम है वो भी बेहतर हो। अब हम इस विधेयक की बात करें तो ये भी समझना जरूरी है कि विधेयक आखिर कौन सी चीजें लेके आ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक प्रमुख प्रावधान है कि डीक्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा। ऐसे कई ऑफेंसेस हैं जिनको जेल टाइम दिया गया है, उसको बदल के फीस एंड फाइन की बात की गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंपनी अगर 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर रही है तो उसमें से 2% उन्हें सोशल वर्क में, सोशल कामों में लगाना होता है, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब इसकी लिमिट जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा के 10 करोड़ कर दी है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन जो ऐसे स्मॉलर बिजनेसेस हैं उस कंट्रीब्यूशन से बचेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें समझने की ज़रूरत है कि CSR के कंट्रीब्यूशन में भारी कमी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, EGM जो है
उनके वीसी की अनुमति मिली है, दैट मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति मिली है। साथ ही साथ जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए कई अनुपालन में छूट दी गई है, और साथ ही साथ जो ट्रस्ट्स होती हैं जिनको काम करने में बहुत लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज एंटिटी जो है ट्रस्ट है उसको एलएलपी में चेंज करने के लिए भी प्रावधान लाया गया है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो उन्हें इन्वेस्टमेंट में, पैसा यूज करने में और साथ ही साथ बिजनेस करने में। साथ ही साथ इसमें प्रावधान दिया गया है कि एनएफआरए एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर रहेगी इन सारी ही चीज़ों का, और साथ ही साथ रीजनल डायरेक्टर्स जो होंगे वो इन प्रावधानों को संभालेंगे, और जो भी प्रावधान है कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, उनके प्रावधानों को संभालेंगे। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये चिंता भी साथ में बढ़ गई है कि हमें यहाँ पे अत्यधिक प्रत्यायोजन देखना पड़ रहा है, संसदीय निगरानी जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की वजह से कम हो जाएगी, सीएसआर जो है वो हमें कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ निरोधक प्रभाव जो है, जो कि जेल टाइम की वजह से, पनिशमेंट की वजह से जो देखने को मिलता था, अगर वो हम फीस एंड फाइन्स में सीमित कर देंगे तो ये प्रभाव जो है बहुत ही ज्यादा घट सकता है। अब हम बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। डिटेल्ड नोट्स जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पिन कमेंट से मिल जाएंगे। आई होप आप ये क्वेश्चंस जो हैं आंसर कर पा रहे हैं। आप इनके पॉइंटर्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ जो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी आइडिया देगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ABCD क्या है वो लिख कर बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम महाकुंभ की अगर बात करें तो हमें सीधे गंगा याद आती है, शिप्रा नदी याद आती है, पर अब कुंभ जो है वो सिंधु नदी पे हो रहा है, जिसको हम सिंधु महाकुंभ के नाम से भी जानने वाले हैं। अब अगर हम सिंध महाकुंभ की बात करें तो सिंध महाकुंभ जो है वो होने वाला है 22 से 27 जून में, और ये पहला सिंधु महाकुंभ जो है वो होगा। अब ये सिंधु महाकुंभ जो है वो कहाँ मनाया जा रहा है? ये सिंधु घाट पर मनाया जा रहा है, जहाँ पे झेलम सिंधु का जहाँ हमें संगम दिखता है वहाँ मनाया जा रहा है। और ये इसलिए भी मनाया जा रहा है क्योंकि सिंधु दर्शन यात्रा जो है उसके 30 वर्ष जो हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। तो इस वजह से इस कल्चरल इवेंट को एलिवेट किया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है फोकस लाने पे कि कैसे इस चीज़ का टूरिज्म एक्सपीरियंस लिया जा सकता है ग्लोबल लेवल पे, और साथ ही साथ कल्चरल यूनिटी को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब अगर हम सिंधु यात्रा की बात करें तो 1997 में आज से 30 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारा देश का नाम जो है इंडिया वो माना जाता है। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ ही साथ इससे हमारा जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसका हमारा मेनलैंड इंडिया के साथ इंटीग्रेशन जो है, ये पर्पस भी इससे फुलफिल किया गया है सिंधु दर्शन यात्रा से। अब इसका एक बड़ा वर्जन सिंधु महाकुंभ जो है वो बेहतर तरीके से ये उद्देश्य जो है पूर्ण कर पाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें सिंधु महाकुंभ की तो यहाँ पर कुछ प्रमुख लाभ हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर हम प्रमुख लाभों की बात करें तो सबसे पहला लाभ जो हमें महसूस करने को मिल रहा है वो है कल्चरल रिवाइवल का, कि यहाँ पर संस्कृति जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका वापस से उत्थान हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इन फैक्टर्स की बात करें जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार में भी जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लद्दाख की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे विविधीकरण की बहुत आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। और इसके अलावा लद्दाख जैसे क्षेत्र जो कि सीमा के बहुत करीब हैं और यहाँ पे उसकी वजह से सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाती है, तो उनका यहाँ पे राष्ट्रीय उपस्थिति, राष्ट्र के साथ एकाग्रता होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा हमारे सामने कुछ सामरिक महत्व भी हैं, जैसे कि लद्दाख, जैसे कि मैंने कहा कि एक सेंसिटिव क्षेत्र है जहाँ पे LAC जो हमारा प्रेजेंट बॉर्डर लाइन हम जहाँ मानते हैं चाइना के साथ, और LOC पाकिस्तान के साथ, उसके साथ लगता हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर सिविलियंस की विजिबिलिटी बढ़ेगी, इस क्षेत्र का इंटीग्रेशन जो मेनलैंड के साथ बना रहेगा, तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय अलगाव की भावना है
और जो यहाँ पे सेंसिटिविटी है वो उसमें कमी हमें देखने को मिलेगी। तो सिंधु महाकुंभ इस व्यू पॉइंट से भी एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो माना जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिंधु महाकुंभ की, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो सिंधु नदी के बारे में समझना है। अब अगर हम सिंधु नदी, जिसको हम इंडस के नाम से भी जानते हैं, हम उसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो कैलाश मानसरोवर लेक के पास बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिन माना जाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि लेह लद्दाख के थ्रू ये इंडिया में एंटर करती है और फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ मूव करती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरीज भी हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको हम कॉमनली भी जानते हैं, झेलम, राबी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, पंजनाद के नाम से जानते हैं इन पांचों रिवर्स को। इसके अलावा और भी जैसे कि जास्कर रिवर इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कुछ रिवर्स जैसे कि श्योक, गिलगिट, कुर्रम, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो सिंधु नदी की प्रेजेंट है। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है प्रीलिम्स में ऑलरेडी। तो ये जरूरी है कि हम सिर्फ सिंधु महाकुंभ के बारे में ना पढ़ें, हम साथ ही साथ सिंधु नदी के बारे में भी यहीं पे समझ लें। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए, उनके बेसिस पे कौन सी रिवर्स जो है पाकिस्तान के तरफ गई हैं, एलोकेट हुई हैं, और कौन सी रिवर्स जो है वो इंडिया को एलोकेट हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे मेन जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड टॉपिक है। आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए और इनके पॉइंटर्स जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी डिटेल इनका आंसर भी जो है आपको पीडीएफ में प्रॉपरली मिल जाएगा, तो मेक श्योर पिन कमेंट से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो हमें एक्साइज ड्यूटी में कट देखने को मिला है। किन चीजों के लिए एक्साइज ड्यूटी में कट देखने को मिला है? पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में। तो क्या इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो गए? नहीं, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम नहीं हुए हैं। ये एक्साइज ड्यूटी कट गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज जो है उनको जो भारी लॉस हो रहा है इस वक्त यूएस इजराइल ईरान के वॉर की वजह से, वो ओएमसीज को उसमें हेल्प मिल सके। तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है और क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें पता है कि मार्च 2026 में यूएस इजराइल ईरान वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ, और ये वॉर जो है आज के दिन भी जब हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी चल रहा है। अब इस वॉर की वजह से एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो है, स्पेशली जब हम पूरे वेस्ट एशिया की बात करें जो कि ऑयल वेल भी है ग्लोब का, वो पूरा रीजन जो है वो डिसरप्टेड है। उससे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम की बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि हमने पिछले सेशन में जब हम सारांश का कर रहे थे उसमें हमने डिटेल में बात की थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि अगर ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, तो अगर ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें स्ट्रेट जो है देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पे है ईरान। अब ईरान ने बोला है कि अगर हमसे लड़ाई कर रहे हो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कुछ भी पास नहीं होने देंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पर्शियन गल्फ से निकल के अरेबियन सी की तरफ आना है, और यहाँ पे है हमारे पास सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूएई, सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं, तो जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनको भी अपना तेल अगर भेजना है, और भारत जो कि आयात करता है यहाँ पर तेल को, वो सारे देश जो है डिपेंडेंट है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो 20% जो ग्लोबल ऑयल है वो स्ट्रेट से ही गुजरता है। अब ये ब्लॉक हो रखा है। अब ब्लॉक हो रखा है, इसका मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए पेट्रोल और डीजल भी महंगा होना चाहिए। बट अगर वो हो गया तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन आएगा, जिसको हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं, जो हम ग्रोथ सोच रहे हैं, हम विकसित भारत सोच रहे हैं, बहुत चीज़ों पे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का प्राइस नहीं बढ़ाया जा रहा है। बट इसका मतलब लॉस किसको झेलना पड़ेगा? वो कंपनीज जो ऑयल बना रही हैं या उनको मैनेज कर रही हैं। तो ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज ओएमसीज जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सभी को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, डीजल और पेट्रोल दोनों पर यहाँ पर 10 रुपए प्रति लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है।
अब पेट्रोल और डीजल पे ये दोनों किया गया है, बट सवाल यहाँ उठता है कि मैम एक्साइज ड्यूटी है क्या? अब एक्साइज ड्यूटी आप समझिए एक तरीके का टैक्स है। अब ये टैक्स कौन लगाता है? ये टैक्स जो है केंद्र सरकार लगाती है। किस चीज पे लगाती है? प्रोडक्शन पे लगाती है, उत्पादन पे लगाती है। पेट्रोल और डीजल ये ऐसे दो गुड्स हैं जो अभी भी जीएसटी के बाहर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए इन पे एक्साइज ड्यूटी जो है अभी प्रेजेंट है और इनके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है। अगर हम समझे तो बेसिक ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी और रोड सेस जो है वो पूरे घटक में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि ओएमसीज को लॉस हो रहा है, वो भी इकोनॉमी के ही पार्ट हैं, वो भी हमारे देश के हिस्से हैं और ज़्यादा लॉस वो बियर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे उनको मदद करने के लिए यहाँ पर हमने क्या देखा, एक्साइज ड्यूटी में कट देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कट जो है आपके पेट्रोल प्राइजेस पे भी लगेगा और आपका पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कट है वो किसके लिए है? ओएमसीज के लिए प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने सारे प्रकरणों को ऑलरेडी समझ लिया है, तो हम सीधे बढ़ते हैं प्रभाव और महत्व की तरफ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रभाव कि यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। मुद्रास्फीति पे नियंत्रण जो रिक्वायर्ड है इस वक्त बहुत जरूरी है, उससे इस कटौती से वो आएगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एविएशन सेक्टर की बात करें, विमानन क्षेत्र की बात करें, तो एयर टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो होता है वो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है बिजनेसेस जो एविएशन सेक्टर में प्रेजेंट है, तो ये कट जो है उनको भी बहुत राहत देगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं उन पे काफ़ी प्रेशर आने वाला है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मूवमेंट जो है आसान नहीं होता है तो हमारा देश का सारा भार जो है, जो सारा ऊर्जा सुरक्षा अभी के लिए संभालना पड़ेगा, वो हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को संभालना पड़ेगा। हमने पिछले सेशन में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की भी बात की थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ कहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पहले से हैं और कहाँ पे प्रपोज्ड और ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि जरूरत है कि हम एक सस्टेनेबल ऊर्जा नीति बनाएं और उस पे लगे रहें, ताकि आने वाले समय में अगर हमें ऐसा वैश्विक कठिन समय देखना पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे देश पे कम पड़े, उसका प्रभाव जो है हमारे देश पर कम पड़े। अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नों की तरफ। इन प्रश्नों का जवाब जो है मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब मैं आगे बढ़ूंगी अगले टॉपिक की तरफ, जहां पर हम एक सुप्रीम कोर्ट का इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है उस पर बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है कि जो धर्मांतरण होता है, जो हम यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, अगर वो होता है तो उसके बाद जो आपको जाति से जुड़े फायदे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस होता है, आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है जिसके बेसिस पे आप बेनिफिट्स क्लेम करते हैं, वो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। तो अब इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये केस है एक इंसान का जो कि मदीगा कम्युनिटी से है, जो कि एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। अब उन्होंने अपना रिलीजियस कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी 10 साल पहले कर लिया था और पिछले 10 साल से वो एज अ पास्टर क्रिश्चियनिटी को प्रीच भी कर रहे थे। अब यहाँ पर किसी अनबन झगड़े में उन्होंने कंप्लेन फाइल की किसी पर्सन के अगेंस्ट अंडर SC/ST एक्ट। अब SC/ST एक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा एक्ट है जो बनाया ही इसलिए गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, उनको बंद किया जा सके। तो यहाँ पे ये जो पास्टर थे उन्होंने केस रजिस्टर करवाया SC/ST एक्ट के अंतर्गत, और जो दूसरे लोग जिनसे ये लड़े थे उन्होंने सीधा हाई कोर्ट में जाके इसको क्वैश करवाया कि अगर आप रिलीजन कन्वर्ट कर चुके हैं तो SC/ST एक्ट जो है वो अब एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आंध्र हाई कोर्ट की रूलिंग ये आ गई। इसके बाद ये जो पास्टर थे ये सीधे गए सुप्रीम कोर्ट के पास और इन्होंने कहा यहाँ पर कि आप बताइए कि क्या जो हाई कोर्ट बोल रही है वो सही बोल रही है। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र हाई कोर्ट की रूलिंग को जो है अपहेल्ड किया और कहा कि यहाँ पर अगर आप धर्मांतरण करवा चुके हैं तो आपके जो बेनिफिट्स हैं कास्ट से रिलेटेड वो आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर कई सवाल आते हैं, जैसे कि बहुत समय से जो दलित, ईसाई और मुस्लिम हैं
वो शेड्यूल कास्ट स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो हमें समझने की जरूरत है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है 1950 का। इसके बेसिस पे शेड्यूल कास्ट स्टेटस जो है वो इनिशियली सिर्फ हिंदूज को अवेलेबल था, बट बाद में यहां पर क्या किया गया, 1956 में इस स्टेटस के लिए सिक्स को भी एलिजिबल माना गया और 1990 में बुद्धिस्ट को भी एलिजिबल माना गया। दैट मीन्स एससी का स्टेटस जो है वो हिंदूज के साथ सिक्स और साथ ही साथ बुद्धिस्ट को मिल सकता है। बट अभी भी ये स्टेटस जो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, वो इस लिस्ट से एक्सक्लूडेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है वो 1950 के जजमेंट और उसके जो अमेंडमेंट्स हैं उसको बरकरार रखते हुए दिया है और क्लियर किया है कि जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है वो केवल हिंदू, सिख और बौद्ध के लिए ही एप्लीकेबल है। अब इस डिक्लेरेशन की वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ बहस के मुख्य बिंदु बन रहे हैं, जैसे कि सामाजिक वास्तविकता जो है वो कानूनी ढांचे से अलग दिख रही है और दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट खड़े हैं। इसके अलावा अगर हम समानता की बात करें, आर्टिकल 14 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सो उसी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा जो कि हमारे आर्टिकल 25 से फंडामेंटल राइट गारंटीड है। इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा आयोग जो है जिसने 2007 में सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी इंक्लूजन की क्रिश्चियंस और मुस्लिम के लिए फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टेटस, उसके बारे में क्या। तो यहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स जो है इस जजमेंट के बाद आ रहे हैं। इस वजह से उन बहसों का जो मुख्य बिंदु है उस डिबेट में आप किस साइड हैं और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, इस बारे में हमें सोचना जरूरी है। अब यहाँ पे सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक था। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ हम अगले सेशन में आते रहेंगे। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास पिन्ड कमेंट में PDF है, आप वो देख सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।